जहां से ब्रिटिश कॉलोनी ने हमें तोड़ा था, जहां पे रिलीजियस एजुकेशन को सेकुलर एजुकेशन से अलहदा कर दिया था, एग्जैक्टली। जहां से दीन और सियासत को अलहदा कर दिया था, उसे दोबारा जोड़ने की जरूरत है। दीन बजाते खुद सियासत है। एग्जैक्टली। सियासत का मतलब है रियासत को चलाना, माशरे को चलाना। अगर हम हाल ही में देखें तो जो ओआईसी है, ओआईसी एक कितनी बड़ी तंजीम है, इसके बावजूद वो जो पैलेस्टाइन इशू के ऊपर वो इसराइल की जो जारहियत है उसको रोकने में नाकाम हो जाते हैं। जो जयशंकर साहब का आना है वो कम अहमियत का हामिल नहीं है। एग्जैक्टली। लिहाजा बड़ी बात है, अगर वो ना आते, उन्होंने कोल्ड शोल्डर देना था तो ना आते। और फिर पाकिस्तान का भी इसमें बड़ापन देखें ना। आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब गए थे एसयू के इजलास पिछले साल में, तो उनके साथ तो हाथ भी नहीं मिलाया था, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा टेक्निकली उसको हैंडल किया था। लेकिन जैसे ही जयशंकर साहब आए तो प्राइम मिनिस्टर को आपने देखा होगा कि अभी वो पहुंचे नहीं थे, करीब एक दो कदम आगे जाके हाथ इनकी जो ये चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बात चल रही है और उसमें इंडियन टीम की जो अदम शिरकत की बात चल रही है, तो क्या वो फॉरेन मिनिस्टर के यहाँ पे आना, इन चीज़ों के बाद इनमें आप कोई डेवलपमेंट देख रहे कि वो इंडियन टीम पाकिस्तान आ जाए, इसमें कोई पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है या नहीं? गपशप हुई है, क्रिकेट के ऊपर बात हुई है, और गालिबन जो आपके थ्रू में खबर देना चाहता हूँ, गालिबन इंडिया की तरफ से कोई डेलीगेशन एक और आ जाए पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मशरिक़ वस्ता की लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल और दुनिया भर में पेश आने वाली तब्दीलियाँ और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर बात करने के लिए आपके साथ मौजूद है आपका होस्ट सज्जाद हुसैन। और आज हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है बहुत ही एक स्पेशल गेस्ट। आप किसी भी रस्मी तारुफ का मुहताज नहीं है। मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आप सुनते भी रहते हैं, और पाकिस्तान के टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के एरिया स्टडी सेंटर के परमानेंट फैकल्टी मेंबर भी है आप। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। मोस्ट वेलकम सर। सर, मैं जितना भी आपका टाइम हो वो चाहूँगा कि उसको यूटिलाइज़ करूँ और आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा करूँ। सर, हाल ही में हमने देखा कि जो 23rd एडिशन जो एससीओ का समिट था उसको इस्लामाबाद ने होस्ट किया। तो सर, आप क्या देख रहे हैं कि ये जो एससीओ समिट इस्लामाबाद में जो मुनाकिद की गई, जिसकी इस्लामाबाद ने मेज़बानी की, इसके क्या आउटकम्स आप देख रहे हैं सर? देखिए, इसमें जो टेक अवेज बहुत सारी हैं। आपने अक्सर पाकिस्तानी मीडिया को सुना होगा, मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ चैनल्स ने इसको बयान किया है। लेकिन जो साइडलाइन मीटिंग्स हैं, जो अब तक बात सरफेस पे नहीं आई, वो बड़ी कारआमद हुई हैं। साइडलाइन जो मीटिंग्स हुई हैं जिसके अंदर रशिया, बेलारूस और चाइना, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि पाकिस्तान के अंदर $40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी। बेलारूस के साथ जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, ट्रैक्टर के अंदर ज्वाइंट प्रोडक्शन होगी और उसमें पोषण होगी। इसी तरीके से उज्बेकिस्तान कॉटन को प्रोड्यूस करता है, और अगर आपकी कॉटन इंडस्ट्री चाइना की मदद से एक पूरा टाउन एस्टेब्लिश होने जा रहा है तो उसको कॉटन चाहिए। कॉटन के बगैर तो गारमेंट्स नहीं बनते, तो उसमें कोऑपरेशन होगा। फिर जो भारत की तरफ से जयशंकर साहब की जो यहाँ पे शिरकत है वो भी बड़ी माना खेज है। वर्चुअली भी उसमें शरीक हो सकते थे। और फिर आपने देखा मीडिया के ऊपर वो फुटेजेस भी आए जहां पे वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब के साथ टेबल उन्होंने शेयर किया। और सुना है फातमीद साहब के साथ भी उनकी गपशप होती रही है। आखिर में प्राइम मिनिस्टर साहब से भी उनकी 10-15 मिनट की कोई गपशप हुई है, क्रिकेट के ऊपर बात हुई है। और गालिबन जो आपके थ्रू में खबर देना चाहता हूँ, गालिबन इंडिया की तरफ से कोई डेलीगेशन एक और आ जाए पाकिस्तान में। तो जो साइडलाइन मीटिंग्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट रही हैं। फिर ये कि पाकिस्तान का जो स्टेचर है खत्ते के अंदर, वो इस में बुलंद हुआ है, सफारतकारी के हिसाब से भी, सियासत के हिसाब से भी। और फिर मईशत के अंदर जो एक तब्दीली रूनुमा होनी है कनेक्टिविटी के थ्रू, उसमें पाकिस्तान रीढ़ की हड्डी रखता है, विकास ईस्ट एशिया को वेस्ट एशिया से जोड़ता है। और फिर हम देखते हैं कि जो भी नया एनर्जी कॉरिडोर होगा, या सीपैक है या नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जिसमें रशिया का जो प्रोजेक्ट है वो इसमें शामिल होने जा रहे हैं, और हम भी उनके प्रोजेक्ट में शामिल होने जा रहे हैं जब हम अपने ग्वादर को चाबहार के साथ अटैच कर लेंगे। अब तो सीपैक 2 की बातें हो रही हैं। एक तरफ रशिया और टर्की है, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब और यूएई है। चारों बड़े इंपॉर्टेंट हैं ममालिक। तो एक किस्म की यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन बन के उभरी है, और उसमें पाकिस्तान के अंदर इस समिट का होना
इस बात की गम्माजी है कि जो रीजनल प्लेयर्स हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उसका पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट भी है, और इससे पाकिस्तान का जो तासुर है दुनिया में वो बड़ा पॉजिटिव बन के उभरा है। अब एग्जैक्टली। सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि इसके बाद क्या हम इससे फवायद ले सकेंगे। वो उसी सूरत में ले सकेंगे जब आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाएंगे अपने अंदर। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, मिसाल के तौर पे एक छोटी मिसाल दे दूं कि इंडस्ट्री के अंदर जो स्मॉल इंडस्ट्री है उसको फरोग देने की जरूरत है। मिसाल के तौर पे अगर होंडा एक कंपनी है और वो होंडा अगर जापान के एक बड़े शहर में बनती है तो उससे रिलेटेड 30 और कंपनियां हैं छोटी छोटी, जो 4 से लेकर 50 वर्कर्स पर मुश्तमिल है। और एग्जैक्टली। उनकी स्पेशलाइजेशन होती है, कोई टायर बना रहा है, कोई बल्ब बना रहा है, कोई वायर बना रहा है। तो इससे इसको कहते हैं एसएमईज। एसएमईज अगर होता है, जिस तरह से फैसलाबाद में कॉटेज इंडस्ट्री पाकिस्तान की रही है, आपने देखा उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। इस तरह का सिलसिला अगर हो जाए और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हम लेकर आ जाएं और रेड टैपिज्म जो ब्यूरोक्रेसी की वो खत्म हो जाए, वन विंडो ऑपरेशन हो जाए, तो बहुत तेजी से आप देखेंगे काम आगे बढ़ेगा। सर, इसमें जो एससीओ समिट हुआ ऑल ओवर, उसमें दो चीज़ों को बड़ा इम्पोर्टेंस दी, उसमें आपने भी जिक्र किया। एक जो चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर की शिरकत है, तो दूसरा जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की। तो सर, हम देख रहे कि पीटीआई के दौर के बाद से ही पाकिस्तान और जो इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात है वो तातुल का शिकार हैं, स्पेशली जो ट्रेड को लेकर। तो क्या आपको देख रहे कि इन फ्यूचर आने वाले दिनों में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो तिजारत जो काफ़ी अरसे से मुनक़ता है, ये सिलसिला ये बहाल होने की तरफ जा रहे हैं? दूसरा सर, जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि 2025 में आई थिंक कि जो ये चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बात चल रही है और उसमें इंडियन टीम की जो अदम शिरकत की बात चल रही है, तो क्या वो फॉरेन मिनिस्टर के यहाँ पे आना, इन चीज़ों के बाद इनमें आप कोई डेवलपमेंट देख रहे कि वो इंडियन टीम पाकिस्तान आ जाए? इसमें कोई पॉसिबिलिटीज नज़र आ रही है या नहीं आ रहे सर? जी, मुझे इम्कानात ज्यादा रोशन नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो क्रिकेट है वो वैसे भी बात चल रही थी कि दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ खेलना चाहते हैं और एग्जैक्टली। आवाम उस खेल को देखना चाहती है। और दुनिया में जहां पाकिस्तान और इंडियन टीम टकराती है वहां पे आपने देखा है कि क्रिकेट की दुनिया को फायदा भी होता है, उसकी व्यूअरशिप भी ज्यादा होती है, टिकट्स भी ज्यादा बिकते हैं। एग्जैक्टली। इसके साथ मैं ये भी डेवलपमेंट देख रहा हूँ कि ब्रिक्स के अंदर जो पाकिस्तान की शमूलियत है वो ज्यादा आसान हो जाएगी। बिकॉज जब सफारतकारी के अंदर रवाबित शुरू हो जाए, और इसी तरह रवाबित शुरू होते हैं, साइड लाइन्स में मुलाकातें हो जाती हैं। और मैं पहले से कह रहा था कि माजी में भी सुषमा स्वराज की भी मिसाल देता था और मोहतरम अटल बिहारी वाजपेयी साहब की भी मिसाल देता था। तो एग्जैक्टली। हमारी मुलाकातें रही, उसके बाद एक पीस डील आगे बढ़ी और मुझे उम्मीद थी कि इस दफा भी होगा। और फिर एक सीजन डिप्लोमेट है जयशंकर साहब। एक तो ये बात, दूसरी बात मैं ये समझता हूं कि चूंकि इंडिया इस वक्त अंडर प्रेशर है, डोमेस्टिकली अंडर प्रेशर है, बिकॉज सोसाइटी में पोलराइजेशन है। नंबर दो, सियासत के अंदर बीजेपी के पास इतने वोट्स नहीं है जिस तरह माजी में ज्यादा वोट्स थी और सीट्स थी, तो एग्जैक्टली वो सर। ज्यादा ताकतवर थी। फिर खित्ते के अंदर अंडर प्रेशर है। जो बांग्लादेश में हमने तब्दीली देखी और जिस तरह से डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, जो कि इस वक्त अबूरी हुकूमत के सरबराह हैं, लेकिन कम अज कम भारत के हवाले से कशीदगी पाई जाती है। कल भी मेरी एक इंडियन दोस्त से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि उनको अच्छा खासा उनकी तजारत में नुकसान हुआ है, बिकॉज वो इंडियन बंगाल से जो बांग्लादेश है वहां पे उनका ट्रेड चल रहा था और वो बिल्कुल। मिलियंस में अपना नुकसान बता रहे। तो एक धचका वहां पे लगा है। फिर श्रीलंका के जो नए इलेक्शंस हुए हैं, जो कुमारा साहब जो उनके प्रेसिडेंट हुए हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम अपने आप को जोड़ेंगे, यानी पाकिस्तान के सी पोर्ट के साथ, गवादर के साथ। फिर आपने मोहम्मद मीजू की तहरीक देखी नेपाल, मालदीव के अंदर, नेपाल के अपने नक्शे जारी होना, भूटान का चाइना की तरफ देखना कि वो इन्वेस्टमेंट लाए। तो रीजन में भी अंडर प्रेशर है। फिर इंटरनेशनल प्रेशर देखें ना, एक तरफ अमेरिका और वेस्ट कहता है भाई आप अपनी लो प्रेजेंस रखें ब्रिक्स के अंदर और एससीओ के अंदर, और दूसरी तरफ ब्रिक्स के ममालिक कहते हैं कि यार आपने किस तरफ होना है जरा हमें बताएं, उस तरफ है या हमारी तरफ है, वो भी शक की निगाह से एग्जैक्टली। देख रहे हैं। बिल्कुल। अभी आप देखें जो कनाडा वाला मसला है, ये इस टाइमिंग इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इधर एससीओ का इजलास है और चंद दिन बाद ब्रिक्स का समिट होनी है, सरबराही, जिसमें मोदी साहब भी शिरकत हो रहे हैं, प्रेसिडेंट सी भी शिरकत कर रहे हैं, न्यूटन साहब भी वहीं पे होंगे। इस मौके के ऊपर कनाडा का ये केस उठना, इतनी लंबी इन्वेस्टिगेशन,
यानी ये एग्जैक्टली। जून में मर्डर हुआ है 2023 में, 18 जून 2023 में हरदीप सिंह नज्जर का। और फिर सितंबर में कहा कि जी इसमें इंडियन डिप्लोमेट्स के हाथ मुलव्वस हैं, 3 इंडियन शहरियों को उन्होंने पकड़ा। और फिर इतनी देर के बाद अब कहते हैं कि जी उनके डिप्लोमेट्स भी इसमें शामिल थे, तो 6 को उन्होंने निकाली दे दी, जिसमें उनका हाई कमिश्नर भी है। और एग्जैक्टली। फिर वो कह रहे हैं कि अमेरिका के थ्रू भी प्रेशर डाला है कि भाई कनाडा के साथ आप ताउन करें। कहने का मकसद ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उधर से भी प्रेशर है नॉर्थ की तरफ, ग्लोबल नॉर्थ की तरफ, वेस्टर्न ममालिक की तरफ, जिसके बलबूते पे भारत समझता था कि वो कॉस्मेटिक रूम के अंदर उसे ले गए, मेकअप रूम के अंदर उसके हुस्न को बना रहे हैं मेकअप करके। तो अभी हुस्न आया ही नहीं था, तो नजाकत भारत में पहले से आ गई थी और वो अपने आप को एक मेजर प्लेयर समझने लग गए थे पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स का। और वो यहाँ पे मिसकैलकुलेट कर गए रीजनल एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड स्ट्रक्चर को, और स्पेशली पावर की हायरार्की को। और यही वो बात है जहां पे जो उनका सुपर स्ट्रक्चर है, यानी जो हिंदुत्व जो फलसफा है, उसको उन्होंने मिसरीड किया। और वो समझते थे कि उस पे ज्यादा तकिया रखने से वो बहुत आगे चले जाएंगे। तो उसकी वजह से हुआ ये कि उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज को मिस कर लिया। और यही वजह है कि अब इंडिया फेंस के ऊपर बैठा है। उन्होंने कहा जी हम पॉलिसी को बैलेंस करेंगे, वो बैलेंस तो नहीं हुआ, बल्कि उसने भारत को जख्मी कर दिया। इधर वाले भी शक में, उधर वाले भी शक में। और ये सबक पाकिस्तान के लिए भी, जो पाकिस्तान में नैरेटिव लापा जाता है कि जी हम बैलेंस पॉलिसी अख्तियार करेंगे, और वो इंडिया को आइडलाइज करते थे, वो समझ लें कि इंडिया के साथ इस वक्त क्या हुआ है। तो ये हमारे समझने की चीज है। अलबत्ता ये जो आना है जयशंकर साहब का, मोहतात तकरीर करना है, लोगों से हाथ मिलाना है और ख्वाहिश का इजहार करना है कि वो इसहाक डार साहब के साथ टेबल को शेयर करना चाहते हैं, या फातमीद साहब के साथ जो उनकी साइड लाइन पे मीटिंग हुई है, या प्राइम मिनिस्टर के साथ जो थोड़े लम्हात के लिए बातचीत शुरू में भी और आखिर में भी जाते हुए ये हुई है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और मैं समझता हूं कि एक ब्रेक थ्रू की उम्मीद रख सकते हैं। और यही भारत के आने वाले जो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने भी इंदिया दिया कि जो जयशंकर साहब का आना है वो कम अहमियत का हामिल नहीं है। एग्जैक्टली। लिहाजा ये बड़ी बात है, अगर वो ना आते, उन्होंने कोल्ड शोल्डर देना था तो ना आते। और फिर पाकिस्तान का भी इसमें बड़ापन देखे ना। आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब गए थे एसयू के इजलास पिछले साल में, तो उनके साथ तो हाथ भी नहीं मिलाया था। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा टेक्निकली उसको हैंडल किया था। लेकिन जैसे ही जयशंकर साहब आए, तो प्राइम मिनिस्टर को आपने देखा होगा कि अभी वो पहुंचे नहीं थे करीब, एक दो कदम आगे जाके हाथ आगे किया। तो ये बॉडी लैंग्वेज जो है हमारी तरफ से बड़ी पॉजिटिव थी, हमारे रीत रस्म रवायात और सकाफत के मुताबिक थी, और इससे पाकिस्तान का कदकाठ बढ़ा है। सर, यहाँ से आपने भी इसकी तरफ इशारा किया, जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे एससीओ है, या आप ओआईसी की बात करें, तो आप माशाल्लाह इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप है उसमें आप एक्सपर्ट भी है, आप बड़ी गिरफ्त रखते हैं। तो सर, ऑल ओवर जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कोई भी हो, उसमें आप एससीओ को ले ले, ओआईसी को ले लो, नेटो को ले ले, कोई भी, इनकी अव्वल और क्या इंपॉर्टेंस होते हैं सर? ऑल ओवर अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देखें, तो इनकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है सर? इसके ऊपर थोड़ा बताएं। देखिए, जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर था ना, उसके अंदर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका एक अहम फीचर है, बिकॉज वो समझते हैं कि अच्छे इदारे ही अच्छा माहौल क्रिएट कर सकते हैं, जिससे दुनिया में अमन व अमान को बढ़ाया जा सकता है, कायम रखा जा सकता है। यूनाइटेड नेशन का वजूद आया, उससे पहले लीग ऑफ नेशन का वजूद आया, लेकिन फिर उसके बाद उसकी मशरूम ग्रोथ है। और प्रेसिडेंट क्लिंटन के वक्त में इसको प्रमोट किया गया, जिसकी जो कॉन्सेप्ट था ग्लोबलाइजेशन का। और ग्लोबलाइजेशन के लिए कहा जाता था जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थी, ये स्टेपिंग स्टोन था टूवर्ड्स द ग्लोबलाइजेशन, जिसमें आप सार्क, आसियान, यूरोपियन यूनियन, अमेरिकन लीग, अफ्रीकन लीग, अरब लीग, ये आप देखते हैं। अमेरिका में नाफ्टा जिसे आप कहते थे, जिसे फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने खत्म कर दिया। बिल्कुल। अब उससे जरा आगे की बात है, और आगे की बात यह है कि जो ग्लोबल नॉर्थ को रिप्रेजेंट करती थी कुछ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें नेटो, यूरोपियन यूनियन, G7, G20, तो ग्लोबल साउथ में से भी ब्रिक्स, नॉन अलाइंड मूवमेंट, और उसके साथ साथ हम देखते हैं एससीओ। लेकिन एससीओ अब एशिया के साथ साथ यूरोप के भी कुछ ममालिक को शामिल कर रहे हैं जो बॉर्डर के ऊपर हैं, जैसा बेलारूस और रशिया, जिसे यूरेशिया कहते हैं।
तो लिहाजा ग्लोबल साउथ की भी आवाज सामने आ रही है, और ग्लोबल साउथ के जो ब्रॉडर इश्यूज हैं, जो एक मुल्क के हाथ में नहीं है उनको रिजॉल्व करना, वो मिलकर हल करने की बात कर रहे हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, गुर्बत को हटाना है, टेक्निकल एजुकेशन है, नौजवानों का ख्याल रखना है, मैशियत को आगे बढ़ाना है, तजारत को फरोग देना है। और फिर जो ब्रेटन वुड सिस्टम था मैशियत का, जिसके जरिए से एक स्ट्रक्चर कायम हुआ, जिसको एक्सप्लाइट कर रहा था वेस्ट, स्पेशली अमेरिका, जिसमें जिसको चाहता था सैंक्शंस लगाए, जिसको चाहता था उसके तजारत के ऊपर पाबंदियां आयद कर दे या फिर टैरिफ एंड टैक्सेस को लगा दे, उससे बचने के लिए अब नया सिस्टम, नया इकोनॉमिक ऑर्डर लिबरल फ्रेमवर्क के अंदर ही, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर से हटके नहीं, उसी फ्रेमवर्क के अंदर एक नया रिफाइंड और रिफॉर्म्ड ऑर्डर लाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें स्विफ्ट करेंसी की बात हो रही है, वाटर ट्रेड की बात हो रही है, और जो चाइनीज बैंकिंग सिस्टम है रशियन बैंकिंग सिस्टम के साथ मिलकर एक ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम लाने चाह रहे हैं, जिसमें सारे ममालिक मर्ज होकर एक तजारत करें। तो इस हवाले से जो ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड एमर्ज हुई है, उसमें सिर्फ रियासतें नहीं बल्कि इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका भी की किरदार है, और वो हमें नजर भी आ रहा है कि एक तरफ G7 किरदार बड़ा अहम अदा कर रही है, यूरोपियन यूनियन और नेटो कर रही है, तो दूसरी तरफ ब्रिक्स, एससीओ और नॉन अलाइन मूवमेंट भी अपना अहम किरदार अदा कर रही है। Exactly. सर, कुछ हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स के साथ इस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन बाद में वो जो जिन ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रख के उसको बनाते हैं वो उसके ऊपर नहीं चल पाते, यानी कि उनका एक फेलर हमें नजर आते हैं। अगर हम हाल ही में देखें तो जो OIC है, OIC एक कितनी बड़ी तंजीम है, इसके बावजूद वो जो पैलेस्टाइन इशू के ऊपर वो इसराइल के जो जारहियत है उसको रोकने में नाकाम हो जाती है। उसमें बहुत सारे अरब के बहुत सारे कंट्री से, पाकिस्तान जैसे एटमी पावर रखने वाले कंट्री से, बहुत बड़े बड़े ममालिक होने के बावजूद OIC एज एक ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने में नाकाम रहते हैं। तो सर, वो कौन से रीजंस होते हैं जिनकी बिना पर वजह से एक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाते या उसमें फेल हो जाते हैं? देखिए, ओआईसी जो है वो बुनियादी तौर पे एक सिविलाइजेशनल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। और सिविलाइजेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, और यही सैमुअल पी हंटिंगटन ने भी सिविलाइजेशन को इसी टर्म में डिफाइन किया है। और इस्लामिक जो सिविलाइजेशन है उसकी बेस के ऊपर ये बनी है ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। लेकिन प्रॉब्लम यह है मुसलमान दुनिया के अंदर कि यहाँ पे जो इलीट है, जिसे आप रूलिंग इलीट कहते हैं, वो वेस्ट की तरफ से मुसल्लत करदा है या कम से कम वेस्ट के रोमांटिसिज्म में मुब्तला है। तो लिहाजा उसके अंदर वो स्पिरिट नजर नहीं आता जो स्पिरिट एक नजरिए की बुनियाद पर होता है। उनके अंदर मादी झुकाव ज्यादा है, मादी फायदे की खातिर। बिलफर्ज उनकी मलकियतें वहां पे हैं, बच्चे वहां पढ़ते हैं और उसी की तरफ वो देखते हैं। जो जितनी भी आपकी ओआईसी कंट्रीज में रूलिंग क्लास है, उनका उठना बैठना, उनका बोलना, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनके जो लिविंग वैल्यूज हैं, उनके जो ख्यालात हैं, वो आप देखेंगे सारे वेस्टर्नाइज्ड हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि जो रूलिंग एलीट जो मुतासिर है मगरिब के इल्म से, उनके ख्यालात से, उनकी तर्ज सियासत और मईशत से, और वहीं का बयानिया वो लेते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि मफादात अपना का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे उस फ्रेमवर्क के अंदर? वो तो फ्रेमवर्क वही बताएगा मफादात जो उस फ्रेमवर्क के अंदर उनके मफादात फिट इन है। तो यही वजह है कि आपको ओआईसी में कई ममालिक नजर आते हैं जिनका झुकाव इजराइल की तरफ है कि उनसे वो सफारती ताल्लुकात को कायम करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। यही वजह है कि वो कश्मीर के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते। यही वजह है कि अगर कोई मुस्लिम मुल्क पिट रहा होता है या उसकी रिजीम चेंज हो रही होती है, तो ये उन इत्तेहादियों के साथ खड़े हो जाते हैं जो उनको पीट रहा होता है। एग्जैक्टली। इसकी बुनियादी वजह रूलिंग एलीट है। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि इस जो एलीटिज्म है, एलीट स्ट्रक्चर है, रूलिंग एलीट है, इसको तोड़ना होगा। और इसको तोड़ेगी मिडिल क्लास, और वो उसी वक्त तोड़ेंगे जब आप अपना इल्म लेकर आएंगे, अपने आप को रिकनेक्ट करेंगे माजी के साथ और अपनी सकाफत के साथ। अभी तो आपकी किताबें भी वहीं से आ रही हैं, इंफॉर्मेशन भी वहीं से आ रहा है, उनके मीडिया आउटलेट से खबरें आ रही हैं,
उन्हीं के बयानिया को लेके आगे चलते हैं, उन्हीं का लिविंग स्टाइल आपने अडॉप्ट किया हुआ है और आप समझते हैं कि ये है क्राइटेरिया मॉडर्नाइजेशन का। ये तो शुक्र करें कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड मुस्लिम दुनिया की वजह से नहीं, गैर मुस्लिम दुनिया की वजह से कायम हो गई है। यानी नए सेंटर्स ऑफ पावर्स एमर्ज हुए हैं, चाइना और रशिया, और फिर इसके साथ साउथ अफ्रीका और ब्राजील। अब उसमें मुसलमान मिडिल रेंज पावर्स हैं, जैसे इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, टर्की है, सऊदी अरब है, ईरान है, इजिप्ट को भी डाल लीजिए, आगे जाके ये भी किरदार अदा करेंगे। लेकिन अगेन, जहां से ब्रिटिश कॉलोनी ने हमें तोड़ा था, जहां पे रिलीजियस एजुकेशन को सेकुलर एजुकेशन से अलहदा कर दिया था, एग्जैक्टली। जहां से दीन और सियासत को अलहदा कर दिया था, उसे दोबारा जोड़ने की जरूरत है। दीन बजाते खुद सियासत है। एग्जैक्टली। सियासत का मतलब है रियासत को चलाना, माशरे को चलाना, और दीन आपको पता था, इसलिए तो आप कहते हैं कि इट इज कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। तो एग्जैक्टली। मैं ये समझता हूं कि जब तक आप माजी के साथ जुड़ेंगे नहीं, आप इसे छुटकारा हासिल नहीं करेंगे। जब तक रूलिंग एलिट से जान नहीं छुड़ाएंगे, मिडिल क्लास ऊपर नहीं आएगी, नया जहन साजी ऊपर नहीं आएगी, जब तक आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। और आखिरी मिसाल, अली शरीयती ने बड़ा अच्छा व्हाट टू बी डन एक किताब है, उसमें बयान किया। उसने कहा बड़े कम माशरे होते हैं जिनके अंदर लोगों को पता होता है कि असल मसला क्या है। जो कॉलोनियल पावर है वो तो आपको गैर मसलों को अपना मसला बना के बयान करते हैं। अब हमारे यहां मसला क्या है? शिद्दत पसंदी। सवाल यह है कि ये शिद्दत पसंदी पैदा किसने की थी और किस जो जियो पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में पैदा हुई? वो तो मेजर पावर या ग्लोबल डोमिनेंट पावर के मफादात थे कि उसने एक पावर को शिकस्त देनी थी, तो यहां शिद्दत पसंदी पैदा हो गई। आपका असल मसला शिद्दत पसंदी तो नहीं है। आपका असल मसला है वो एक्सप्लॉइटेशन, वो इस्तेहसाल जो आपका हो रहा है किसके हाथों? रूलिंग एलीट को फैसिलिटेट करने के लिए। एग्जैक्टली सर। तो मसले का पता नहीं है, और जब पता नहीं है तो उसका हल कहां से पता होगा, और हल का नहीं पता होगा तो शुरुआत कहां से करेंगे? तो पहले तो आपको मसले का पता होना चाहिए, और उसके लिए आपको अपने आप को जहां से आप टूटे थे वहीं से जुड़ना पड़ेगा। सर बहुत अच्छा। आपने जो एसईओ से रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन थे बड़े अच्छे अंदाज में आपने उसको कवर किया। सर मैं बज़ात खुद आपके जो वीडियोस वगैरह हैं उसको बड़े शौक से देखता हूं और सुनता हूं, और मैं बहुत सारे हमारे दोस्तों के साथ जब शेयर करता हूं तो आज उन्हीं के बिहाफ पे हमारे जो बहुत सारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जब मैंने आपके लास्ट टाइम एक वीडियो शेयर किया तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि सर जब भी हम किसी इंटरनेशनल जो इशू के ऊपर तजिया करना चाहें, उसको समझना चाहें, एज एग्जांपल अगर हम दे तो जो अभी पैलेस्टाइन और जो इसराइल के साथ जो कन्फ्लिक्ट है, या यूक्रेन और रूस के साथ जो कन्फ्लिक्ट है, तो सर कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम उनको मद्देनज़र रखें जब भी हम किसी इंटरनेशनल इशू के ऊपर तजिया करें, किसी इंटरनेशनल इशू को समझना चाहें? तो एज ए हम एक स्टूडेंट ऑफ आईआर या हम एज ए एनालाइजर ऑफ इंटरनेशनल इश्यूज कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको मद्देनजर रखना चाहिए? देखिए, अब ये तो बड़ा एक लंबा सवाल हो जाएगा, इसके जवाब भी लंबा होगा, इस पे अलग एक व्लॉग बनाए हैं। लेकिन मुख्तसरन चूंकि आपने सवाल कर दिया है, चार चीजें बड़ी जरूरी होती हैं एग्जैक्टली। कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट है या क्राइसिस है या वॉर है, एक कॉन्फ्लिक्ट होता है जब मफादात का टकराव होता है, और जब वो मैनेज नहीं होता तो वो क्राइसिस में तब्दील हो जाता है, एग्जैक्टली। उसके अंदर शिद्दत आ जाती है। अगर वो क्राइसिस भी मैनेज ना हो तो वो वॉर में तब्दील हो जाता है। तो लिहाजा उसके लिए आपको चार चीजें चाहिए कि असल मसला क्या है, उसकी वजूहात क्या हैं, और उसका मुस्तकबिल क्या होगा, और उसकी दवाई क्या है, उसका हल क्या है। तो ये चार चीजें होना जरूरी हैं। तो इसी पे तफसीलन फिर मैं अलग व्लॉग के अंदर इंशाल्लाह गुफ्तगू करूंगा जब आप दोबारा इनवाइट करें। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, और इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपसे हम इस्तिफ़ादा भी करते रहेंगे। तो डॉक्टर मुनव्वर साहब इंटरनेशनल रिलेशनशिप और जो करंट अफेयर पे बड़े गहरी नज़र भी रखते हैं, और आप माहिर भी हैं। तो आज जो एससीओ इजलास के हवाले से हमें बड़े उसके आउटकम्स के हवाले से, उसके जो रीजन के ऊपर क्या इम्पेक्ट्स हो सकते हैं, इसके हवाले से हमें ब्रीफ दे रहे थे, गाइड कर रहे थे। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच।